दोस्तों नमस्कार। सोने की चिड़िया तो है भारत। कीमत लगाइएगा तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। और अगर समूचे भारत की ही कीमत कोई लगाने लग जाए तो यकीन जानिए वह फिर दुनिया में सबसे रईस शख्स होगा। इस दौर का एक अनूठा सच है कि हर चीज को मोनेटाइज कर दो। इस देश का एक अनूठा सच है, जहां गरीबी है, जहां मुफलिसी है, जहां भूख है, जहां मौत है, वहीं से सबसे ज्यादा कमाई कॉरपोरेट की है। वहीं से चुने जाने वाले सांसद सबसे रईस होते हैं। और इस देश के भीतर में कैसे मुनाफा बनाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे सत्ता पाई जाती है, और इन सब के बीच आइए कुछ लकीरों को खींचते हैं। इस देश के दो बड़े स्टेडियम, उनकी कीमत 11,000 करोड़ रुपए। जी, यह नेशनल स्टेडियम है। इस देश के लगभग 9 पोर्ट्स और उसके इर्द गिर्द का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कीमत है 13,000 करोड़ रुपए। इस देश के लगभग 25 एयरपोर्ट, कीमत है तकरीबन 21,000 करोड़। इस देश में माइनिंग यानी 160 कोल माइनिंग और उससे जुड़े हुए जो 761 ब्लॉक हैं, उनकी कुल कीमत है 32,000 करोड़ रुपए। इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर किसानों का अनाज रखने के लिए जो गोडाउन्स या जो वेयरहाउस हैं, उसकी भी कीमत है तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए। इस देश का जो टेलीकॉम सेंटर है, टेलीकॉम सेंटर के बीच में जो भी आपको भारत नेट सर्विस दिखाई देता है, जिसको तकरीबन 2,86,000 किलोमीटर तक अपनी तार को बिछाना है, उसकी कीमत है तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए। इस देश के भीतर में जो गैस पाइपलाइन है, वो अलग अलग तरीके से सरकारी कंपनियों के मातहत है, जिसमें GIL है, जिसमें HPCL है, जिसमें IOC है। वह भी, उसमें भी तकरीबन 12,000 किलोमीटर, उसकी भी एक कीमत है और वह तकरीबन 46,000 करोड़ की है। इस देश में जो पावर ट्रांसमिशन है, पावर जनरेशन है, जिसको NHPC करता है, जिसको NTPC करती है, जिसको इस देश के भीतर में दूसरी तमाम सरकारी कंपनियां करती हैं, उसमें भी अगर 5,000 मेगावाट के हाइड्रो, सोलर या फिर विंड पावर को अगर बेच दिया जाए तो उसकी कीमत आएगी तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपया। और अगर रेल में अगर 400 स्टेशन, 1,500 रेलगाड़ियां, रेलवे ट्रैक, कीमत तकरीबन 1,50,000 करोड़ रुपए। और सड़कों में भी नेशनल हाईवे तकरीबन 26 से 27,000 किलोमीटर अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है तो उसकी कीमत है तकरीबन 1,60,000 करोड़ रुपया। अब सबको जब जोड़िएगा तो आप कहेंगे कितनी रकम बनती है। यह तकरीबन आपको 5.5 से 6.5 लाख करोड़ की रकम बनती है। यह सब मोनेटाइजेशन की दिशा में बढ़ चुके हैं। सरकार तेजी से काम कर रही है। लेकिन आज सवाल सिर्फ इतना बड़ नहीं है कि दरअसल देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से आएगा। सरकार अपने तौर पर कुछ भी चलाना नहीं चाहती है। सरकार चाहती है सब कुछ बेच दिया जाए। लेकिन फिर इस देश के भीतर सरकार का काम क्या है, और सरकार किस काम के हिसाब से इस देश से वोट पा लेती है। हमें लगता है आज पहले इसको समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश में किस तरीके से पॉलिटिशियन सत्ता पाते हैं, कॉरपोरेट मुनाफा बनाता है, और जनता गरीबी, भुखमरी, असमानता में ही जीने को मजबूर रहती है। यह खेल होता कैसे है? क्योंकि मौजूदा सरकार ने प्लानिंग कमीशन तो खत्म कर दिया। जब भारत में पहली बार आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन की जब रिपोर्ट निकल कर आई तो उस रिपोर्ट में कुछ बातों का जिक्र था, और उस तमाम बातों के भीतर एक जिक्र था कि इस देश के भीतर में तकरीबन 75 जिले ऐसे हैं जो बेहद गरीब जिले हैं। 75 जिलों की फहरिस्त नेहरू के वक्त में 50 के दशक में, यानी आज से लगभग 70 वर्ष पहले ही तय कर ली गई। इस देश के भीतर में लगभग 75 सबसे गरीब जिले कौन कौन से हैं। उसमें बहुत बड़ा इलाका बुंदेलखंड का भी था, उसमें एक बड़ा इलाका बस्तर का भी था, उसमें एक बड़ा इलाका पलामू का भी था, उसमें संथाल परगना का भी इलाका था, नॉर्थ ईस्ट के भी कई जिले उसमें आते थे, उसमें दक्षिण भारत के भी बहुत सारे जिले आते थे। लेकिन इन 70 बरस के भीतर में एक के बाद एक प्रधानमंत्री आते चले गए, चलते चले गए। हर किसी ने अपने लिहाज से गरीब जिलों को कहीं ज्यादा रईस बनाने की दिशा में सोचना शुरू किया, लेकिन जिलों में कमी नहीं आई। यह अलग मसला है कि जिले धीरे धीरे टूटकर 2 और 3 जिलों में तब्दील होने लगे। लेकिन आखिरी वक्त तक, यानी जैसे आप सफर को शुरुआत कीजिएगा, आखिरी रिपोर्ट
पीवी नरसिम्हा राव के वक्त आती है और उसमें एक सुधार के साथ चीजें जब आगे बढ़नी शुरू होती है तो उसको वाजपेयी सरकार भी अपने तौर पर मानती है। हां, इस देश में गरीब जिलों को कहीं ना कहीं मुख्यधारा से जोड़ना होगा। ये गरीब जिले कैसे हैं, कौन से हैं गरीब जिले? क्योंकि अब तो प्लानिंग कमीशन है नहीं, अब तो नीति आयोग है और मोदी सरकार है। तो नीति आयोग ने इस देश के 115 जिलों को चुना और नाम बदल दिया, नाम कर दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी अब वो पुअर जिले नहीं बचे। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर आई, उस रिपोर्ट में खुद नीति आयोग ने माना दरअसल हम जिन जिलों का जिक्र कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं है, कम है, बहुत कम है, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कम है, वाटर रिसोर्स बेहद कम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वहां मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ नहीं पा रहा है, यानी हेल्थ, एजुकेशन और जो किसानी है, इन सब को लेकर काम करने की जरूरत है। और उसमें यह जानकारी निकल कर आई कि स्थिति तो इतनी नाजुक है कि इन जगहों पर बेसिक चीज दे दीजिए, स्कूल दे दीजिए, आंगनबाड़ी दे दीजिए, राशन की दुकान दे दीजिए, मनरेगा चला दीजिए, मिड डे मील दे दीजिए, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन चला दीजिए, पीने का साफ पानी दे दीजिए। यह भी असंभव सी बात लगने लगी बीते 3-4 बरस के भीतर। लेकिन आपके जहन में एक सवाल जरूर होना चाहिए, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एक वक्त यह पुअर डिस्ट्रिक्ट थे, यानी इस देश में आजादी के साथ जो गरीब जिलों का जिक्र है, वहां रहने वालों की तादाद और वहां से चुने जाने वाले सांसदों और विधायकों की स्थिति, बीते 70 बरस का सच यह है कि इस देश के भीतर में जो 115 जिले हैं जो अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिया गया, और जब 75 जिले पुअर हुआ करते थे, वहां से जो भी सांसद चुने गए 91 के बाद से सभी करोड़पति होते चले गए। 91 से पहले करोड़पति नहीं हुआ करते थे, लखपति हुआ करते थे। लेकिन 91 के बाद से स्थिति बननी शुरू हुई और 21वीं सदी में यानी सन 2000 के बाद तो यहां के सांसद अरबपति होने लगे, विधायक अरबपति होने लगे, लेकिन जनता और ज्यादा मुश्किल हालात में होती चली गई। आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि 115 क्या पूरे देश में है? यकीनन पूरे देश में है। और इन जिलों के भीतर में तमाम जगहों पर तमाम बड़े कॉरपोरेट्स की इंडस्ट्रीज चलती है। उस इंडस्ट्री से उनको सबसे ज्यादा लाभ होता है और उस मुनाफे को लेकर वह पॉलिटिकल पार्टी को फिर पैसा दे देते हैं। यह एक साइकिल चलती रहती है और इसमें गरीबी, मुफलिसी, भूखमरी, मौत, यह सब कुछ इन तमाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के भीतर का एक अनूठा सच है जो इससे पहले गरीब जिले हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश के 3 जिले, अरुणाचल प्रदेश का 1 जिला, असम के 7 जिले, बिहार के 13 जिले, छत्तीसगढ़ के 10 जिले, गुजरात के भी 2 जिले हैं, नर्मदा और दाहोद, हरियाणा का भी 1 जिला है मेवात, हिमाचल प्रदेश का 1 जिला, जम्मू कश्मीर के भी हैं 2, उसमें कुपवाड़ा और बारामूला भी आता है। झारखंड के तो सबसे ज्यादा 19 जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। आप कल्पना कर रहे हैं, गोड्डा वो जगह पर है जहां पर अडानी ने अपना पावर सेंटर लगा दिया और वो बांग्लादेश को वहां से ऊर्जा पैदा करेगा और वहां से बांग्लादेश को बेचेगा। लेकिन गोड्डा अपने तौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है और संथाल परगना के हिस्से की जानकारी 1950 में नेहरू ने की थी और जानकारी अपने तौर पर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पहले भाषण में इस बात का जिक्र किया था। पलामू का इलाका, संथाल परगना का इलाका, बस्तर का इलाका, इन सबको मुख्यधारा से जोड़िए। यहां के पार्लियामेंट्रीज, यहां के विधायक, ये सब इनके लिए काम करें, यहां पर विकसित करें। लेकिन जो यहां से चुना गया रईस हो गया और यहां की स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। सिम्मू माइंस का बड़ा इलाका है, वह भी इसके हिस्से में आता है। पाकुड़, पलामी, लातेहार, ये सभी जो हैं झारखंड के इलाके हैं। लेकिन कर्नाटक, रायचूर, यदगीर, मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं, कर्नाटक के 2 जिले हैं। अब मध्य प्रदेश के 8 जिलों में जब जाइएगा तो सीमेंट की फैक्ट्री और माइनिंग कमोवेश आपको हर जगह मिलेगी। कॉरपोरेट्स की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इन जगहों पर चल रही होगी। सिंगरौली उसमें सबसे शानदार जगह है जो पावर सेक्टर के लिए मशहूर है। लेकिन यहां के लोग अभी भी गरीबी और मुफलिसी में जीते हैं। इसी तरीके से जब आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो उसमें भी टॉप कॉरपोरेट्स आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दिखाई देंगे। बॉर्डर इलाका है, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, लेकिन यहां पे बड़ी तादाद में कॉरपोरेट हैं। लेकिन यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावे नंदुरबार, वाशिम, उस्मानाबाद बेहद गरीब और मुफलिस इलाके। लेकिन यहां से सत्ता की रईसी और कॉरपोरेट का मुनाफा खूब बना रहता है।
उड़ीसा के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट, मोगा में तो अडानी ने अपने वेयरहाउस खोलने शुरू कर दिए हैं और बड़ी तादाद में वहां पर अब अनाज का भंडारण किया जाएगा। लेकिन वहां उस जिले की अपनी स्थिति जो है, यह स्थिति बेहद दर्दनाक और त्रासदीदायक है। इसी तरीके से फिरोजपुर भी है। राजस्थान के भी 5 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का इलाका, यहां पर कौन कॉरपोरेट और किसकी इंडस्ट्री नहीं चलती है? कमोवेश सभी की चलती है, लेकिन यहां के लोग बदहाली में जीते हैं। चित्रकूट, बहरेइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, चंदौली, ये सारे जिले जो हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। लेकिन अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार ने जो लकीर खींची, हमको लगता है उसको आज जरा समझने की कोशिश कीजिए, तब हम आपको सही मायने में आंकड़े बता पाएंगे। जो मोनेटाइजेशन अभी 6 लाख करोड़ का होने की स्थिति में आ रहा और क्या क्या बेचना है, जिसका हमने आपको जिक्र किया, इन जगहों से लगातार जो दोहन हुआ है और कॉरपोरेट ने इन जगहों का दोहन किया है। लेकिन यह पूरे इलाके किस बेसिक चीज के लिए तड़प रहे हैं? यह एक ऐसी स्थिति है जो शायद दुनिया के किसी भी देश में आपको सुनने और देखने को नहीं मिलेगी कि अच्छा हम ऐसी न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि यह 115 जिलों जिसका हमने जिक्र किया, इसके भीतर का एक अनूठा सच यह है कि 50-50 जिले निर्धारित किए गए कि कौन से जिले हैं इस देश के जो सबसे ज्यादा गरीबी है जहां पर। उसमें आपको जानकर हैरत होगी, उड़ीसा के 10 जिले, मलकानगिरी पहला नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर नवरंगपुर आता है, तीसरे नंबर पर रायगढ़ आता है, चौथे नंबर पर कोरापुट आता है, 5वें नंबर पर नुपाड़ा आता है। इसी तरीके से उसके 10 जिले आते हैं। झारखंड के 9 जिले आते हैं, सबसे गरीब हैं। बिहार के 7 जिले आते हैं, छत्तीसगढ़ के 6 जिले आते हैं, मध्य प्रदेश के 7 जिले आते हैं। इसमें नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट ये सभी है। पश्चिम बंगाल के भी 4 जिले आते हैं जो सबसे गरीबी की दिशा में है, पुरुलिया, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी। उत्तर प्रदेश के 2 जिले आते हैं, ये सबसे गरीब जिले हैं। अब दूसरा सवाल आता है, इस गरीबी के साथ एक और इंडेक्स को जोड़िए जहां सबसे ज्यादा भूख है। अरुणाचल प्रदेश के 7 जिले, उड़ीसा के 8 जिले, झारखंड के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले, पश्चिम बंगाल के 8 जिले। पश्चिम बंगाल के 8 जिले जहां पेट भर भोजन का जिक्र होता है कि यहां पेट भर भोजन नहीं मिल पाता है। किशनगंज, दंतेवाड़ा, पाकुड़, श्रावस्ती, मलकानगिरी, ये सब बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के 5 जिले ऐसे हैं जहां लिटरेसी सबसे कम है। पहले नंबर पर किशनगंज आता है जहां लिटरेसी कम है बिहार का, उसके बाद दंतेवाड़ा आता है छत्तीसगढ़ का, फिर झारखंड का पाकुड़ आता है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य आते हैं, मलकानगिरी उड़ीसा का वो आता है। ये एक पूरी लिस्ट सरकार की ही द्वारा जारी की गई है जो बताती है इस देश के भीतर की क्या स्थिति है। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। इन तमाम जगहों की जब पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को जोड़ना शुरू कीजिएगा जिन राज्यों में खास तौर से गरीबी बदहाली है, तो इस देश की 237 लोकसभा की सीट इसी दायरे में आती है। अब आप कल्पना कीजिए कि इस 237 सीटों से के दायरे में जो इस देश के लोग आते हैं, जब वह जिस न्यूनतम परिस्थिति से लगातार 2-2 हाथ कर रहे हैं, और सरकार ने अपनी रिपोर्ट न्यूनतम की क्या बताई है हम आपको यह बताएं, उससे पहले एक अनूठा सच जान लीजिए। इन जगहों से जो हम आपको राज्य बताने वाले हैं और इसके जरिए कॉरपोरेट का मुनाफा जो है लास्ट 10 ईयर्स का, और इसी 10 साल में इस देश के पार्लियामेंट्रीज और विधायकों की कमाई, उन दोनों को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि 237 सीटें इन लगभग 7-8 राज्यों की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जगहों की 237 सीट, और इन 237 में से 222 सीटों के सांसद जो हैं ये करोड़पति और अरबपति हैं। इन जगहों से जो विधानसभा के लोग आते हैं उसमें लगभग 67% करोड़पति और अरबपति हैं। लेकिन इन इलाकों को लेकर जो लकीर खींची गई, और अगर आप सिर्फ इसके दायरे में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिसका जिक्र मोदी गवर्नमेंट ने और नीति आयोग ने किया है, उसका एक अनूठा सच है कि 97 सांसद जो यहां से चुने गए हैं वह करोड़पति और अरबपति हैं 115 में से। कमाल की स्थिति है। दूसरा सवाल, इन जगहों से जो दोहन होता है माइंस का, जो कॉरपोरेट की अपनी अपनी इंडस्ट्री चलती है, जो भी इंडस्ट्री वहां पर अलग अलग से, चाहे वो स्टील प्लांट हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे वो पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ, या कोई भी इंडस्ट्री जो चलती है, उसकी कमाई इस बीते 10 बरस के भीतर में जो सिर्फ शुद्ध मुनाफे के तौर पर है,
वह कल्पना कीजिए कितनी हो सकती है, आप सिर्फ उंगलियों पर गिनते रह जाएंगे। इन जगहों से जो कमाई है वो तकरीबन 60 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई बीते 10 बरस में यहां से जुड़े इंडस्ट्रीज की हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जगहों का दोहन करते रहे। और इन जगहों को लेकर सरकार बताती है कि दरअसल हमें क्या काम करना है। अब आप सोचिए इन जगहों की स्थिति क्या है। एजुकेशन को लेकर बच्चे स्कूल जाते रहें, प्राइमरी से अपर प्राइमरी और वहां से सेकेंडरी तक के स्कूल बच्चे चले जाएं, ये काम कम से कम कर दें, बड़ी बात है। जो भाषा होती है, लैंग्वेज होता है, और जो हिसाब किताब होता है, मैथमेटिक्स होता है, वो बच्चे सीख लें। आज भी सरकार की रिपोर्ट है ये, अभी भी सरकार इसी दिशा में इन जगहों पर काम कर रही है। जो 237 सीट या 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमने दोनों को मिला दिया है। किताबें वक्त पर पहुंच जाएं, जो सरकारी किताब बांटी जाती है वो भी वक्त पर पहुंच जाए, इसकी भी जद्दोजहद सरकार की ही रिपोर्ट कहती है नहीं पहुंच पाती है। हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्कूल में टॉयलेट हो जाए और पीने का पानी हो जाए, एक हैंडपंप हो जाए, एक लाइट हो जाए। इस स्थिति में इस देश के एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लगभग 233 लोकसभा के दायरे में आने वाले जिलों का है। और हेल्थ सेक्टर आते ही दिमाग में आपके कैसी बीमारी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। यह तो कोविड काल में हमें पता चल गया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है। सरकार कहती है इन जगहों पर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो गरीब जिले हैं, जहां पर भूखमरी है, जो जहां पर लिटरेसी कम है, वहां पर बच्चे जन्म लेने के साथ मर ना जाएं, ऐसी हेल्थ व्यवस्था करनी चाहिए। बीमारी ना फैले, और बीमारी हो तो कम से कम प्राइमरी इलाज मिल जाए। और तो और जो गांव है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में एक अस्पताल तो हो जाए, और उस अस्पताल में कम से कम एक दवाई तो हो जाए। कौन सी लड़ाई ये देश लड़ रहा है। और चकाचौंध दिल्ली की तूफानी है। इस चकाचौंध के भीतर में सेंट्रल विस्टा भी चाहिए, और आने वाले वक्त में उस पार्लियामेंट को जो अंग्रेजों ने बनाया उसको म्यूजियम में भी तब्दील करना है। खूब पैसा है हम लोग के पास, अतः पैसा है, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है, और इसका मोनेटाइजेशन कीजिएगा तो अरबों खरबों रुपया आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप कमीशन ले लेंगे। लेकिन बहरहाल आइए हेल्थ पर ही लौटिए। हर अस्पताल में एक डॉक्टर होना चाहिए, यह भी सरकार का टारगेट है। कमाल की स्थिति है। और जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं, जिस बात का जिक्र किया गया है उसमें है कि हर सर पे एक छत जरूर होनी चाहिए, पीने का पानी और बिजली उस घर में जरूर होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए गांव के भीतर में, और शौचालय भी होना चाहिए। अभी भी इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट का जिक्र हो रहा है वह तो और चौंकाने वाला है। कोई हुनर, कोई भी कामकाज किसी भी रूप में जो फिजिकल लेबर से हटकर हो, एक बेसिक हुनर जो है वहां के युवाओं को कम से कम मिल जाए। एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं मान रहे हैं, लेकिन कोई हुनर तो दे दें। इसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट करने की दिशा में सरकार सोच रही है, क्योंकि युवा भटके नहीं, रोजगार से जुड़े। और इसके लिए बुजुर्गों के लिए पेंशन है, युवाओं के लिए मुद्रा योजना है, पैसा दे दीजिए कुछ तो हो जाएगा। तो हम एक ऐसे खांचे के भीतर हैं जिसमें 60 लाख करोड़ रुपया 10 बरस के भीतर सिर्फ मुनाफे के तौर पर वही कॉरपोरेट पाते हैं जिन जगहों के लोग जो है न्यूनतम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन जगहों से चुने जाने वाले सांसद जो है बीते 10 बरस में जब उसका हिसाब निकाला गया तो तकरीबन यहां पर चुने जाने वाले 500 सांसद बीते 10 बरस के भीतर में करोड़पति या अरबपति हो गए। यहां से चुने जाने वाले लगभग 750 विधायक यह करोड़पति और अरबपति की दिशा में थे। ऐसा कोई नहीं मिला जो लखपति भी ना हो, ऐसा कोई नहीं मिला। लेकिन यह पूरे इलाके अपने तौर पर न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना था कि इस देश के संविधान को बनाते वक्त भी यह सोचा गया था कि इस देश में तमाम जो पिछड़ा तबका है उसको हम किसी भी हालत में मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें और मुख्य धारा में जोड़ दें। और यह प्रयास धीरे धीरे ऐसी दिशा में लाकर देश को खड़ा कर गया है जहां पर कोई सहमति इस देश के भीतर में मुख्य धारा से जोड़ने की नहीं बनती है, बल्कि किसी भी तरीके से उस मुख्य धारा से कट जाए वो और सरकार और सत्ता पर निर्भर हो जाए, पॉलिटिशियन के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आए। हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे। इसका सबसे बेहतरीन नमूना 2020 और 21 में ही संयोग से नजर आ रहा है, जब लॉकडाउन का पीरियड, महामारी का दौर। आप कल्पना कर रहे हैं कि इस देश में लगभग 77% बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ
इस देश में 23% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पाने की स्थिति में हैं। यानी बीते 1.5 साल से इस देश के 77% बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, क्योंकि आपने ताला लगा दिया स्कूलों में। आपने कहा ऑनलाइन ही चीजें चलेंगी, और ऑनलाइन की स्थिति सिर्फ 23% पर आके अटकी पड़ी है। हर बरस पहली कक्षा में एडमिशन तकरीबन 2,40,00,000 बच्चे लेते हैं, लेकिन 2020 में 2,40,00,000 बच्चों ने कहां एडमिशन लिया, किसी को नहीं पता। इस देश के भीतर में सरकार ने एजुकेशन का बजट भी कम किया है, 5,000 करोड़ रुपए। इस दौर में मिड डे मील का बजट भी कम हो गया। मिड डे मील का बजट तो गायब ही हो गया एक लिहाज से, क्योंकि बीते 2 सीजन में कोई क्लास नहीं हुई, और मिड डे मील जिस नाम पर चलता था पहली से लेकर 8वीं तक, 14 करोड़ बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाया। स्कूल नहीं चल पा रहा था तो भोजन भी नहीं दे पाए हम, क्योंकि भोजन और उससे जोड़ा गया। आंगनबाड़ी के पास अलग संकट था, उनके अपने पैसे में रुकावट आ गई, उनकी अपनी जिंदगी कैसे चलेगी यह भी स्थिति आ गई। और इन सब के बीच जब हमने आकलन निकालना शुरू किया कि सरकार ने बजट कम कर दिया, सरकार के पास बच्चों की सूची अगर है तो इतने बच्चे कहां कैसे जा रहे हैं, तो जानकारी निकल कर आई जो न्यूट्रिशन का मामला था, इस देश में लगभग 37,50,00,000 बच्चे जो हैं वो हेल्थ की दृष्टि से कुपोषित के श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ और वेट, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट कहती है कि वो उस लिहाज से फिट नहीं बैठते हैं। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि हम आपसे जिससे बात शुरुआत हुई थी, इस देश का मोनेटाइजेशन अगर किया जाए तो देश वाकई सोने की चिड़िया है। इतने पैसा यहां पर है, आप एक एक करके कल पुर्जे बेचना शुरू कीजिए। आज ये माइन बेचिए, आज ये एयरपोर्ट बेचिए, आज इसको बेचिए, कल उसको बेचिए, पैसा आते रहेगा। लेकिन इस देश में ह्यूमन इंडेक्स और मानव संसाधन की कोई कीमत नहीं है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में भारत को लाकर खड़ा कर दिया गया जहां 5 ट्रिलियन का सपना ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है दुनिया के मानचित्र पर भारत का नंबर 150 के भी नीचे आता है। 162 में भारत का नंबर है, जो IMF की रिपोर्ट बताती है। यानी दुनिया में 162वें नंबर पर भारत आता है। यह मत देखिए कि भारत की इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन का सपना जो GDP का देखा गया है, वह आज की तारीख में 8वें नंबर पर है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा असमानता भारत के भीतर है। हमारी GDP और हमारी जनसंख्या जब उससे आप डिवाइड करते हैं तो आपका नंबर 7वें से निपटते हुए एक झटके में 162 पर आ जाता है। यह स्थिति भारत के मानचित्र पर, और ये सारे सवाल इस दौर में कोई मायने नहीं रखते हैं। इस देश के भीतर में झटके में कोई भी मुद्दा उछाल दीजिए, वह मुद्दा चुनाव से जुड़ना चाहिए, चुनाव की संवेदनशीलता को हिलाना चाहिए, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ होना चाहिए, और उसके बाद देखिए स्थिति सत्तानुकूल हो जाएगी और पूरा कॉरपोरेट उसमें लग जाएगा। तब ऐसे में एक आखिरी बात, इस देश के जो टॉप मोस्ट 5 कॉरपोरेट हाउसेज हैं, इन 5 कॉरपोरेट हाउसेज ने अपनी मेहनत से कमाया नहीं है जो इनका नेटवर्थ बढ़ा है। इन कॉरपोरेट्स का नेटवर्थ इस देश में कौड़ियों के मोल सत्ता ने जो ट्रांसफर किया है, इनके पास जो तमाम पावर्स दिए हैं, जो माइनिंग्स के पावर होंगे, सब चीजें जो ट्रांसफर कर दी गई डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, वही पैसा इनके पास पहुंच गया। यानी ये देश कंगाल होते गया, कॉरपोरेट रईस होते गया। इसलिए जिस पीरियड में भारत की GDP माइनस में भी चली गई, उस पीरियड में भारत में कॉरपोरेट का नेटवर्क दुनिया के साथ बड़े बड़े कॉरपोरेट पहले और दूसरे नंबर के कॉरपोरेट से मैच करने की स्थिति में आ गया। हम एक ऐसी स्थिति में आकर खड़े हैं। अब आप कल्पना कीजिए अब किस चीज की मोनेटाइज किया जाए और किस बात की मोनेटाइज किया जाए, क्योंकि दुनिया भर में भारत के जो NRIs हैं उनकी संख्या भी तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग है। आप कल्पना कर रहे हैं कि NRIs जो है वह अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान में भी 3,000 से ज्यादा NRIs हैं। जी, भारत के जो लोग हैं NRI बन के वहां रह रहे हैं। यानी दुनिया के तमाम देशों में 1.5 करोड़ से ज्यादा NRIs इसलिए गए, और जो भारत के लोग, जो भारत के सिटीजन इससे पहले चले गए और ये माना जाता है कि वो भारत के नागरिक कभी रहे हुए थे या भारत से निकले हुए लोग थे, उनकी संख्या भी तकरीबन 1.25 करोड़ के लगभग में है। इतनी बड़ी तादाद में, और हर बरस, और इस बरस तो रिकॉर्ड टूट गया है, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं हायर एजुकेशन को लेकर,
तमाम पीछे सालों को पीछे ढकेलते हुए इस बार सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर ही चले गए, क्योंकि वो जान गए इस देश के भीतर में तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी, इससे बढ़िया बाहर से ही पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन कुछ तो पढ़ाई हो जाएगी। तो जिनके पास जरा भी पूंजी, जरा भी पैसा था, वो सब बाहर का रास्ता, और उनकी संख्या संयोग से 7 लाख पार कर चुकी है सिर्फ 1 बरस में। मुश्किल सवाल है। प्राथमिकता इस देश के लोगों से नहीं जुड़ी है, प्राथमिकता कमाई से जुड़ी है, मुनाफे से जुड़ी है, इस देश को खोखला बनाकर अपनी जेब भरने से जुड़ी है। और हम और आप मानकर चल रहे हैं ये जनता के नुमाइंदे हैं, और ये नुमाइंदे विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठकर इस देश की जनता का हित साधेंगे। असंभव है। पूरे सिस्टम को बदलने वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या इस देश में है जिसके पास यह विजन हो कि इस देश के पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के ढांचे को कैसे बदला जाए, या जो चला आ रहा है उसी को चलते रहते देते हुए 5 साल कुछ और कमा लिए जाएं, पार्टी को रईस बना लिया जाए, खुद अरबपति हो लिया जाए, मौज मस्ती की जाए, टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है, देश का पैसा है, लूटिए और एंजॉय कीजिए, और उसके बाद एक उम्र के बाद मौत। यही है सच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।